अपने देश का हर 12वां आईएएस ऑफिसर बिहार से आता है। ऐसा क्यों है कि बिहार से इतने सारे आईएएस ऑफिसर आते हैं? क्योंकि देखो, देश में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के बीच में बिहार कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। इतने सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में बिहार या तो लास्ट है या उसके काफी पास है। अरे अपना नीति आयोग कहता है कि बिहार की आधी जनता ना सिर्फ पुअर है बल्कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है, यानी उनका एजुकेशन, हेल्थ, थ्रेट ऑफ वायलेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सब में परफॉर्मेंस काफी खराब है। तो ऐसे में ये बिहार की आईएएस वाली पजल और इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो, इस वीडियो को एक थॉट स्टार्टर की तरह समझना, यानी कि फैक्ट्स बताऊंगा बट आपको सोचने पर मजबूर करके जाऊंगा। तो पहला सवाल आपसे पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है एक जॉब क्या होती है? क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ा सिंपली बताते हैं कि कोई भी किया गया ऐसा काम जिसके बदले पैसा या प्रॉफिट मिले वो आपकी जॉब है। लेकिन इतना आसान थोड़ी है। अगर ऐसा ही होता तो आप पैसे के लिए कुछ भी कर जाते। ऐसा होता थोड़ी है। आप क्या जॉब सिलेक्ट करते हो ये बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है, और शायद इन्हीं पैरामीटर्स की गुत्थी अगर हम सुलझा दें तो बिहार से इतने आईएएस ऑफिसर क्यों आते हैं हम समझ जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, आपकी फैमिली यानी पेरेंट्स का माइंडसेट। बिहार के अंदर देखते हैं क्या है। देखिए, नॉर्मली हम सबके पेरेंट्स वैसे भी 70s 80s के माइंडसेट में ही अटके हुए हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि देश में या तो एग्रीकल्चरल वाला काम है या छोटी मोटी प्राइवेट जॉब है जो कब चली जाए पता नहीं, तो भैया सरकारी नौकरी कर लो, जीवन सुखी कटेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। अच्छा, 91 के लिबरलाइजेशन के बाद ये चीजें लार्जली देश में बदली, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पाया। देखो, 91 के 10 साल बाद बिहार के अंदर रूरल पॉपुलेशन 70% से ज्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही अटकी हुई थी, यानी कि सर्विस सेक्टर का पेनिट्रेशन रूरल पॉपुलेशन के बीच में बहुत कम था। और बिहार का अर्बनाइजेशन रेट ही 10% है, तो सर्विस सेक्टर जो अर्बन एरियाज में आ रहा था वो बिहार की लार्ज पॉपुलेशन को टच नहीं कर पा रहा था। अब आप सोचेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा होगा। नहीं, बिहार में ना स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वाला गेम है, तो छोटी कॉस्ट छोटा आउटपुट, इसीलिए ज्यादातर फैमिलीज डेफिसिट यानी घाटे में चलती हैं। और ओवरऑल जो एग्रीकल्चर की अलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे शुगर है, उसमें भी बिहार मात खा गया। 40% शुगर पहले यहां से आती थी, अब वो घटकर मात्र 4% रह गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 22 में से 17 मिलों ने काम करना बंद कर दिया करप्शन और पॉलिटिक्स की वजह से। अब बचा इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसकी भी हालत देखिए। जब बिहार का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, यानी झारखंड बिहार से हटा, तब बिहार में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 24% था, लेकिन झारखंड के हटने के बाद ये बस 4% रह गया है। अब आप एक ऐसे स्टेट में खड़े हो जहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर सफर कर रहा है, सर्विस सेक्टर सिर्फ अर्बन एरिया में लिमिटेड है और एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा। आप एक पेरेंट हो, अपने बच्चे को क्या बनाओगे? बोलोगे ना कि जाके बेटा गवर्नमेंट जॉब करो, इसी में ही जॉब है, बाकी कहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दूसरी चीज जिससे ये डिसाइड होता है आप कौन सी जॉब करोगे, वो है कि घर पे पैसा कितना है, इकोनॉमिक कंडीशन। बिहार में ये भी अच्छी नहीं है। एक सर्वे ने बताया था कि 1980s के टाइम पर पूरे भारत भर में एक इंसान की सैलरी डबल होने में 20 साल लगते थे। बिहार के लिए उस टाइम पर ये 63 इयर्स था, और उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इतनी नहीं थी, यानी कि एक इंसान पैदा होने से मरने तक अपनी इनकम को डबल होता नहीं देख पा रहा था। और आज भी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। पॉवर्टी रेट यानी गरीबी की दर में बिहार आज भी सारे स्टेट्स को लगभग टॉप करता है। और इसी वजह से जब किसी इंसान को सोशल मोबिलिटी चाहिए होती है, एक अच्छी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो घर पे पैसा नहीं है और एक ही ऑप्शन है कि भैया पढ़ाई कर लो, जॉब लग जाए, वो भी सरकारी। और बिहार का पढ़ाई से बहुत पुराना नाता है। विक्रमशिला और नालंदा जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय, जहां पर कहते थे सिर्फ 20% एक्सेप्टेंस रेट है, यानी कि एडमिशन होना भी बहुत मुश्किल है। पढ़ाई का बहुत पुराना कल्चर रहा है और आज भी वो कल्चर कायम है, जहां पर लोग ये कहते हैं कि देखो और कुछ होना हो, पढ़ लिख जाओगे तो जिंदगी बन जाएगी। इसीलिए लोग पढ़ने लिखने में और उसके थ्रू सरकारी नौकरी लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। एक और चीज जो ये डिसाइड करती है कि आप क्या जॉब करोगे, वो है आपके चाइल्डहुड हीरोज, यानी जब आप बड़े हो रहे हो तो आसपास की सोसाइटी किनको हीरो की तरह देखती है। आप गुजरात में बड़े होगे तो सोचोगे यार बिजनेसमैन काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड है, हम तो बिजनेस ही करेंगे चाहे पैसा बिल्कुल ना हो अपने पास। लेकिन बिहार में कंडीशन एकदम उलट है। एक तो नॉर्मली जितने भी बच्चे टॉप करते हैं वो किसी हाई क्लास सोसाइटी से नहीं आते। दूसरा, वो चारों तरफ देखते हैं कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स ही हैं जिनको हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो वो भी आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहते हैं।
आप इंटरव्यूज देखिए, क्लास 10th और क्लास 12th के टॉपर में फ्रॉम 2019, 20, 2021 सब आईएएस बनना चाहते हैं। एक और फैक्टर है जो आपकी जॉब डिसाइड करता है, वो है हंगर फॉर पावर। अच्छा, ये पावर के लिए हंगर अलग अलग रीजन से आती है। बिहार में देखें तो एक इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। देखो, बिहार में जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, यहां पर अंग्रेजों का शासन था, तो ना बिहार के लिए अंग्रेजों ने डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया। पहले यहां से बहुत लोग आर्मी में भरते थे, फिर एकदम बंद कर दिया। ये बाकी स्टेट से लोग उठाने लगे और इस चीज का डिस्क्रिमिनेशन बिहार को फील हुआ। इसके अलावा जो रेवेन्यू में शेयर था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का एकदम कम 32% लोएस्ट था, और बंगाल प्रेसिडेंसी बिहार के साथ ही जुड़ी हुई थी। जब बंगाल प्रेसिडेंसी बिहार से अलग हुई तो बिहार में एक पटना में सेंटर बना जो कि बिहार को संभालने के लिए था। उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में सारे के सारे लोग बंगाल से ही लाकर ऑफिसर बिठा दिए गए, और ऐसे में बिहार के अंदर एक ये चीज पैदा हुई कि यार हमें ना पावर में जाना चाहिए, पावर के रोल पे जाएंगे। अगर इस पे हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने स्टेट की जो ग्लोरी है उसको रिक्लेम कर पाएंगे। हंगर फॉर पावर का एक और कॉन्टेक्स्ट है बिहार के पर्सपेक्टिव में, जो कि फ्यूडल माइंडसेट से निकल कर आता है। देखो, बिहार को फ्यूडल माइंडसेट का हॉटबेड कहा जाता है, और जमींदारी सिस्टम लगाकर अंग्रेजों ने इसमें और आग लगा दी। इस जमींदारी सिस्टम की वजह से जो क्लास डिवाइड क्रिएट हुआ वो समय के साथ बढ़ता चला गया, और जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उत्तर भारत में वो तो आप सबको पता है। इसकी वजह से वो सारे लोग जो क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के शिकार थे या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के शिकार थे, उन्हें लगा कि अगर हम पोजीशन ऑफ पावर में पहुंच जाते हैं फिर तो सारे लोग हमारी रेस्पेक्ट करेंगे। और इसीलिए एनसी अस्थाना जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, ये कहते हैं कि जो फ्यूडल सिस्टम है इसको इन सारे एग्जाम्स ने बस फॉर्मलाइज कर दिया है। इस हंगर फॉर पावर का एक तीसरा कॉन्टेक्स्ट है जो थोड़ा रीसेंट है। आपको याद ही होगा 90s, 80s और 90s के बिहार में जंगल राज कहा जाता था सरकार को। मैं नहीं कह रहा, बिहार के हाई कोर्ट ने यह कहा है। पूरी जनरेशन ऐसे लीडर्स को देखते हुए बड़ी हुई है जिन्हें बाहुबली कहा जाता था, जो कि बहुत ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते थे। चारों तरफ बस यही देख रहे हैं कि किसी का भी अपहरण हो रहा है, किसी का भी शोरूम लूटा जा रहा है। उस जनरेशन को यह लगता है कि इसे बदलना चाहिए। और इसके साथ साथ करप्शन, एक सर्वे ने बताया कि बिहार में लगभग 75% लोग ये कहते हैं कि भैया हम करप्ट हैं, हम घूस देते हैं, और सिस्टम में भी बहुत ज्यादा करप्शन है। तो उसे देखते हुए जो जनरेशन बड़ी होती है वो या तो ये सोचती है कि इसका पार्ट बन के इसे चेंज कर दिया जाए, या तो ये सोचती है कि एटलीस्ट इस सिस्टम में हमें अगर सर्वाइव करना है तो एक पोजीशन ऑफ पावर में पहुंच जाएं, ताकि हमारी फैमिली, हमारे बच्चे इस सारे सिस्टम की गंदगी से बचे रहें। और इसीलिए बिहार में ज्यादातर लोग ना सिर्फ सरकारी नौकरी को प्रेफर करते हैं बल्कि टॉप की पोजीशन को टारगेट करते हैं। लेकिन एक सैड ट्रुथ ये है कि इतने आईएएस ऑफिसर्स आने के बावजूद भी बिहार की अपनी कंडीशन अच्छी नहीं है। सारे के सारे पैरामीटर्स में बिहार बहुत बुरा परफॉर्म करता है। और एक आयरॉनिकल बात बताऊं, बिहार इतने आईएएस ऑफिसर देता है लेकिन उनकी पोस्टिंग हमेशा कहीं और रहती है, क्योंकि इनके अपने स्टेट में ही आईएएस ऑफिसर की शॉर्टेज चल रही है। वो किसी ने सही कहा है, चिराग खुद तो जलता है, उजाला करता है, लेकिन उसके नीचे हमेशा अंधेरा ही पलता है।